नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और साथ में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले बता देता हूँ इंटरेस्टिंग कैसे है। तो इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हमारा आज का जो टॉपिक है ये हमारे गांव, अपने शहर, अपने राजस्थान से रिलेटेड है। यानी अपने प्राचीन जो रीति रिवाज है, जो भी प्रथा है, उनके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और इनसे जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग दोनों ही प्रकार का टॉपिक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस आज के टॉपिक की। तो टॉपिक का नाम है राजस्थान की प्राचीन प्रथाएं और रीति रिवाज। यानी आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं जितने भी राजस्थान की प्रथा है, जैसे भी कितने भी प्रथा है उनके बारे में बात करेंगे और जो जो रीति रिवाज है उन सब के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में पूरा बने रहेगा और पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इससे पूछ लिए जाते हैं, आपको पता है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो मैं यहाँ पर नंबर लगाकर सभी प्रथाएं लिख दूंगा कि अगली प्रथा कौन है, ये कहाँ पर प्रचलित है, इसमें क्या होता है, जितने भी सारी इंपॉर्टेंट एक प्रथा की चीजें होगी वो सब आपको मैं बता दूंगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो हमारी एक नंबर प्रथा है वो कौन सी है, वो है नाता प्रथा। तो हम बात करने वाले एक नंबर की नाता प्रथा। तो ये नाता प्रथा क्या होती है इसके बारे में मैं बता देता हूँ। नाता प्रथा वह होती है जब किसी व्यक्ति की पत्नी उसे छोड़कर दूसरे व्यक्ति के साथ चली जाती है। तो मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखूंगा। अगर पूरी लाइन लिखकर आपको दिखाऊंगा तो बहुत लंबा हो सकता है इसलिए वीडियो। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको थोड़े थोड़े शब्द लिखूंगा, समझाने के लिए कुछ कुछ शब्द लिखूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए और बाकी जितनी भी बातें मैं आपको बोलकर मुख्य जुबानी बता दूंगा। यानी हम बात कर रहे हैं नाता प्रथा की कि ये नाता प्रथा क्या होती है। तो इसका मतलब यह होता है कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए उसकी पत्नी है और वो पत्नी अपने पहले वाले पति को छोड़कर किसी दूसरे यानी अन्य व्यक्ति या पुरुष के साथ चली जाती है तो उसे कहा जाता है नाता प्रथा। बात आपको समझ में आ रही है क्या? मैं कह रहा हूं कोई भी औरत अपने पति को छोड़कर दूसरे व्यक्ति के साथ चली जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है नाता प्रथा। नाता प्रथा आपके समझ में आ हो गई होगी, ये राजस्थान की एक प्रमुख प्रथा है। तो चलिए अब अगली प्रथा है उसके बारे में हम जान लेते हैं, वो कौन सी है, वो है डाउरिया प्रथा। ये डाउरिया प्रथा क्या है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो डाउरिया प्रथा का यह मतलब है कि प्राचीन समय में जब राजा महाराजा अपनी पुत्री का विवाह करते थे तो पुत्री के साथ कुछ कंवारी कन्या भेजते थे। क्या करते थे, पुत्री के साथ कुछ कंवारी कन्याएं भेजते थे, यानी उनकी सेवा के लिए कुछ लड़कियां भेजते थे। उन्हें क्या कहा जाता था, दासी कहा जाता था। तो इस प्रथा को क्या कहा जाता था, इस प्रथा को डाउरिया प्रथा कहा जाता था। यानी जो प्राचीन समय में, अब लगभग यह प्रथा समाप्त हो गई, अस्तित्व में नहीं है, लेकिन जब हमारे राजस्थान में राजा महाराजाओं जो जितने भी बड़े लोग थे उनका राज था, तो उस समय क्या होता था कि जब उनकी पुत्री का विवाह होता था और उन पुत्री को ससुराल भेजा जाता था तो उनके साथ कुछ कंवारी कन्याएं भेजी जाती थी जिन्हें क्या कहा जाता था, दासी कहा जाता था। और इस भेजने वाली प्रथा को डाउरिया कहा जाता था, यानी ये डाउरिया प्रथा है। आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगली प्रथा है वो 3 नंबर है। 3 नंबर हमारी जो प्रथा है वो कौन सी है, वो है केसरिया। तो केसरिया जो प्रथा है उसको तो आप जानते होंगे, राजस्थान के अंदर बहुत प्रसिद्ध है, इससे तो आप शायद ही। तो चलिए ये हमारी कौन सी है, केसरिया प्रथा, इसका तो आपको पता है। तो फिर भी मैं बता देता हूं कि जब कोई राजा युद्ध के लिए जाता था तो उसे पता चल जाता था कि ये जो युद्ध है, अगले सामने वाले विरोधी की सेना बहुत बड़ी है, हमारी कोई भी हालात में इससे जीत नहीं हो सकती, हमारी मृत्यु निश्चित है। तो वो जब उन्हें ये बातें पता चल जाती थी तो वो क्या करते थे, वो अपने सर पर एक केसरी पगड़ी होती थी उसे धारण कर लेते थे और उस केसरी पगड़ी को कहते थे केसरिया। और उसका अर्थ यह होता था कि हम इस युद्ध के अंदर नहीं जीतने वाले हैं। तो केसरी पगड़ी,
केसरी पगड़ी धारण कर लेते तो राजा महाराजा होते थे, और उनका मतलब केसरी पगड़ी का यह था कि इस युद्ध के अंदर हम कोई भी हालात में नहीं जीत सकते, हमारी इसके अंदर मृत्यु निश्चित है। तो इस प्रथा को केसरिया प्रथा कहा जाता था। तो चल इसे केसरिया धारण करना भी कहा जाता था। 4 नंबर प्रथा है, उसकी तरफ अगले तरफ बढ़ते हैं। तो 4 नंबर हमारी है वो कौन सी है, वो है जोहर। तो ये जोहर प्रथा क्या है, यहाँ पर लिख देता हूं, इससे भी आप वाकिफ होंगे। तो जोहर क्या होता है कि जब मान लीजिए राजपुतानी, जो राजपूतों की पत्नी होती थी राजाओं महाराजों की, उन्हें छतरानी कहा जाता था। तो छतरानी को पता चल जाता था कि हमारे पति ने, हमारे महाराज ने केसरिया धारण कर लिया है और वो युद्ध के अंदर जीतने वाले नहीं है, तो वो क्या करते थे, अपने महल के अंदर एक अग्निकुंड बनाया होता था, उस अग्निकुंड को जला लेते थे। और जब उन्हें खबर मिलती थी कि महाराज युद्ध में हार गए हैं और उन्हें पता चलता कि अपने महाराज की मृत्यु हो गई है, तो वो क्या करती, सारी महिलाएं मिलकर उस अग्निकुंड में कूद जाती। यानी जितनी भी महल की महिलाएं थी वो सारी मिलकर अग्निकुंड में कूद जाती। तो इसे क्या कहा जाता था, इसे जोहर कहा जाता था। यानी जो छतरानी होती थी वो दुश्मन देश के जो राजा होते थे उनसे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्या करती थी, जोहर करती थी, यानी अग्निकुंड में कूद जाती थी। तो इसे कहा जाता था जोहर। जोहर की बात आपको समझ में आ गई होगी, जोहर किसे कहा जाता था। मैं आपको एक एक बातें बहुत आराम से समझा रहा हूं, अगर समझ में नहीं आई हो तो कमेंट में जरूर कर बताना, और क्या कमी रह गई है वीडियो में वो भी जरूर बताना, ताकि मैं अगले वीडियो में आपके लिए सुधार कर सकूं। तो चलिए अगली जो प्रथा है उसके बारे में जानते हैं, वो है सती प्रथा। 5 नंबर प्रथा की हम बात कर रहे हैं, मैं लिख देता हूं सती प्रथा। इस प्रथा से भी आप वाकिफ होंगे, आपको पता होगा। तो सती प्रथा क्या होती थी कि मान लीजिए कोई महिला है और उसके पति की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद उस व्यक्ति का जब अंतिम संस्कार किया जाता है, जलाया जाता है, तो उस महिला, जो उस आदमी की जो पत्नी होती थी, उसको साथ में जलाया जाता था। तो इसे क्या कहा जाता था, इसे सती प्रथा कहा जाता था। यानी अपने पति के साथ जलना सती कहलाता था। जो महिला अपने पति के साथ जलती थी उसे क्या कहा जाता था, उसे सती कहा जाता था। बात मेरा कहने का मतलब ये है कि प्राचीन समय में अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसकी पत्नी जिंदा है, तो जब उस व्यक्ति को जलाया जाता है तो उसके ऊपर उस व्यक्ति की जो जिंदा पत्नी होती है उसको बैठाया जाता है और उसे भी साथ में जला दिया जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सती होना या सती प्रथा। आगे बात करते हैं अगली 6 नंबर प्रथा के बारे में। जो 6 नंबर प्रथा है वो क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रथा, ये है समाधि प्रथा। समाधि प्रथा क्या है, समाधि प्रथा ये है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति, पुरुष या महात्मा है, साधु है, तो वो क्या करता है, अपनी भक्ति में, भगवान की भक्ति में क्या करता है, एक समाधि लेता है। वो समाधि क्या होता है कि वो जिंदा जमीन में गड़ जाता है। यानी जिंदा ही वो जमीन के अंदर बैठ जाता है और उनके जो भक्त होते हैं वो ऊपर से रेत डाल देते हैं और जिंदा जमीन में ढह जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे समाधि कहा जाता है। समाधि ये 2 प्रकार की होती है, एक तो जल समाधि जो जल के अंदर बैठ कर ली जाती है, और एक वह समाधि जो धरती यानी भू समाधि, जो धरती के अंदर बैठ कर ऊपर से रेत डाली जाती है, तो उसे कहा जाता है भू समाधि। समाधि 2 प्रकार की है, मैंने आपको बता दिया, जल समाधि और भू समाधि। तो चलिए अगली जो 7 नंबर हमारी प्रथा है वो है कन्या वध, उसके बारे में जान लेते हैं। कन्या वध क्या है कि प्राचीन समय में जब महाराजा या राजाओं के घर में लड़की पैदा होती थी तो उसे क्या कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। यह प्रथा आज भी थोड़ी प्रचलित है, लेकिन पहले की जितनी नहीं, जब हमारे राजा महाराजा हुआ करते राजस्थान में, जब उसमें बहुत ज्यादा थी। आज भी कुछ गाँवों में या शहरों में यह प्रचलित है, लेकिन उनका इतना अस्तित्व नहीं रहा है। तो कन्या वध क्या होती थी कि लड़की के जन्म पर दूध पिला दिया जाता था।
तो आप सोच रहे होंगे कि ये दूध गाय या भैंस या बकरी का पिलाया जाता था, लेकिन ये दूध गाय भैंस या बकरी का नहीं होता था। इस दूध का मतलब होता था जहर। यानी जब लड़की पैदा होती थी घर में, तो जो दास या सेवक होते थे उनसे कहा जाता था कि इस लड़की को दूध पिला दिया जाए। दूध का मतलब गाय भैंस बकरी या अन्य कोई जीव जंतु का दूध नहीं होता था। दूध का मतलब था जहर। उस समय दूध को, जहर को, जो जहर होता था उसे दूध के नाम से पुकारा जाता था, क्योंकि जहर देने के नाम से तो वो अच्छे नहीं लगते थे, इसलिए दूध को, सॉरी, जहर को दूध कहते थे। तो ये हमारी प्रथा हो गई कन्या पर या कन्यावध प्रथा। अब अगली प्रथा की बात करते हैं 8 नंबर प्रथा की। वो कौन सी है? वो है डाकन प्रथा। तो जब हमारे राजस्थान या भारत के अंदर सती प्रथा के ऊपर रोक लगा दी गई थी, यानी वह कोई औरत सती नहीं हो सकती थी, तो फिर वो क्या हो जाती थी? विधवा हो जाती थी और जीवित होती थी। तो फिर हमारे जो लोग थे राजस्थान के, उन्होंने क्या कर लिया? एक प्रथा और चला ली। क्या चला ली? एक प्रथा और चला ली। क्या? जो औरत है वो अपने पति के साथ सती नहीं होती, उसे क्या कहा जाने लगा? उसे डाकन कहा जाने लगा। डाकन क्यों कहा जाने लगा? क्योंकि वो अपने पति के साथ सती नहीं हो रही थी, वो अपने नियमों का पालन नहीं कर रही थी। लेकिन सरकार के द्वारा तो सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। फिर लोग क्या करने लगे? जो विधवा महिला होती थी उसका बहिष्कार करने लगे, गांव से निकालने लगे, अपने घर में नहीं प्रवेश करने दे रहे थे, कोई भी सामान नहीं लेने दे रहे थे गाँव में से। तो उसका नाम क्या निकल गया? उसका डाकन। तो डाकन उस महिला का नाम निकल गया। इस प्रकार से डाकन प्रथा प्रचलित में आती है। फिर इस प्रथा पर भी क्या किया जाता है? रोक लगा दी जाती है। कि कौन सी प्रथा पर? डाकन प्रथा पर। और यह रोक कब लगा दी जाती है? यह 1853 ईस्वी में लगा दी जाती है। 1853 ईस्वी में इस प्रथा पर रोक लगा दी जाती है। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला का बहिष्कार नहीं कर सकता, उसे गांव से नहीं निकाल सकता, उसे कोई चीज लेने से नहीं रोक सकता, उसे सार्वजनिक भूमि पर आने से नहीं रोक सकता। तो ये डाकन प्रथा पर रोक लगा दी जाती है। तो अगली जो 9 नंबर प्रथा है उसके बारे में जानते हैं, वो कौन सी है? वो है बाल विवाह। तो बाल विवाह का तो आपको पता ही होगा कि कम उम्र में जिन बच्चों की शादी कर दी जाती है उसे कहा जाता है बाल विवाह। छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है। ये बाल विवाह वाली प्रथाएं प्राचीन समय में बहुत प्रचलित थी। जब लड़कियां या लड़के 10 या 12-13 साल के होते थे तब उनकी शादी कर दी जाती थी। लेकिन अब यह नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर क्या कर दिया गया है? रोक लगा दी गई है। 1929 ईस्वी में इसके ऊपर रोक लगा दी जाती है। किसके अंदर? बाल विवाह के ऊपर 1929 के ऊपर ईस्वी में रोक लगा दी जाती है। और जब यह रोक लगाई जाती है तो इस एक्ट को क्या कहा जाता है? इसको शारदा एक्ट कहा जाता है। बाल विवाह का जो एक्ट है उसे क्या कहा जाता है? शारदा एक्ट कहा जाता है। तो ये जो 9 हमारी राजस्थान की प्राचीन प्रथा है इनके बारे में मैंने बता दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको अगर आगे पढ़ना पड़े तो आप भूले नहीं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं 2 मिनट रुक रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। जो अगली हमारी मेन इंपॉर्टेंट प्रथा है वो कौन सी है? आप इसका देख लीजिए, क्योंकि ये हमारे जीवन में हमेशा काम आने वाली है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। इसे मैं मिटा रहा हूँ। डस्टर कहाँ पर है? मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ, डस्टर मिल गया है मुझे, तो इसे मैं मिटा रहा हूँ। ये साला मिटाया। तब आगे बात करने वाले हैं हम 10 नंबर प्रथा के बारे में। जो 10 नंबर प्रचलित प्रथा है वो, तो 10 नंबर यहाँ पर लगा देता हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं हो। हमने कितनी प्रथाओं के बारे में बात कर लिया है। जो 10 नंबर प्रथा है वो है हमारी विधवा विवाह। तो अब क्या होता है कि जब डाकन प्रथा पर रोक लगा दी जाती है, यानी जब वह औरत सती नहीं होती है तो उस पर क्या होता है? डाकन का इल्जाम लगा दिया जाता है। और इस इल्जाम को हटाने के लिए सरकार क्या करती है? एक विधवा पुनर्विवाह एक्ट बनाती है, जिससे क्या होता है कि जो व्यक्ति विधवा हो गई वो वापस से शादी कर सकती है किसी भी पुरुष के साथ। तो ये एक्ट बनाया जाता है 1856 ईस्वी के अंदर। 1856 में विधवा पुनर्विवाह
तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट बनवाया जाता है, यानी डाकन प्रथा को हटाने के लिए इस एक्ट को बनाया जाता है, जिससे कि विधवा जो महिला होती थी वो वापिस से क्या कर सके, शादी कर सके। तो चलिए आगे बात करते हैं। एक अगली प्रथा वो कौन सी है, वो है औरतों और बच्चों का क्रय विक्रय। यानी ये जो प्रथा ये क्या होती थी, ये प्रथा ऐसी होती थी कि मान लीजिए मैं आपको दिख रही है कि औरतों और बच्चों का क्रय विक्रय, क्रय और विक्रय का अर्थ होता है यानी बेचना और लेना। बात समझ में आ रही है, क्रय और विक्रय, बेचना और लेना। तो प्राचीन समय में क्या होता था कि महिलाओं और बच्चों की बोली लगती थी और उस बोली के आधार पर उनके पैसे बढ़ते थे और उनके मालिक उन्हें बेचते थे और या कोई उनके मालिक उन्हें खरीदते थे। तो उन्हें इसे ये जो प्रथा थी ये क्या थी, औरतों और बच्चों का क्रय विक्रय, यानी उनका सौदा होता था, उन्हें खरीदा और बेचा जाता था। तो इस एक्ट पर रोक लगाई जाती है सरकार के द्वारा। तो वो कब लगाई जाती है, वो लगाई जाती है 1831 ईस्वी में, यानी औरतों और बच्चों का क्रय विक्रय होने से रोकने के लिए 1831 के अंदर कानून बनाया जाता है, जिसके बाद से औरतों और बच्चों का क्रय विक्रय नहीं किया जा सके, इसलिए 1831 में यह कानून बनाया जाता है। तो अब चलिए आगे बात करते हैं। एक प्रथा और है, वो है दास प्रथा। तो दास प्रथा क्या थी, दास प्रथा ये थी, मान लीजिए कोई निम्न वर्ग का व्यक्ति है और एक महाराजा है। तो वो महाराजा क्या करता है, अपने काम कराने के लिए, अपनी सेवा कराने के लिए निम्न वर्ग के व्यक्ति को लाता है और अपने महल का सारा काम करवाता है, अपनी सेवा कराता है, सिर्फ और सिर्फ भोजन के ऊपर। उन्हें कोई मजदूरी नहीं दी जाती थी, सिर्फ और सिर्फ भोजन पर उनसे कार्य करवाया जाता है। तो इसे रोकने के लिए सरकार ने भी क्या किया, दास प्रथा पर रोक लगा दी, यानी कोई किसी को गुलाम नहीं रख सकता, क्यों कोई किसी का गुलाम नहीं रह सकता। अगर कोई किसी को अपना गुलाम रखता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए दास प्रथा पर रोक लगा दी जाती है 1832 ईस्वी के अंदर। इंपॉर्टेंट बात है, दास प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी, तो 1832 ईस्वी में, याद रखने वाली बात है। तो अब चलिए आगे बात करते हैं 13 नंबर प्रथा की, वो कौन सी, वो है बंधुआ मजदूर प्रथा। क्या है, बंधुआ मजदूर प्रथा। तो ये बंधुआ मजदूर प्रथा क्या होती थी, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए कोई अमीर व्यक्ति है और अमीर व्यक्ति से कोई निम्न वर्ग का व्यक्ति है, वो क्या लाता है, पैसा लेता है, किस लिए, अपने कार्य करने के लिए, और वह व्यक्ति उस अमीर व्यक्ति को वापस पैसे नहीं दे पाता है। तो वो जो अमीर व्यक्ति होता था उसके घर पर आता है और वहां से कोई एक व्यक्ति ले जाता है, लड़की ले जाता है या बच्चा ले जाता है या उसकी पत्नी ले जाता है या उसे खुद को ले जाता है, और उसे ले जाने के बाद वह अपना मजदूर बनाकर रखता है, जो चाहे वो उससे करवा सकता है क्योंकि वो उसका मालिक है, और इसे कहा जाता था बंधुआ मजदूर। और उस मजदूर को कोई पैसे नहीं दिए जाते थे, केवल और केवल फ्री में उससे कार्य करवाया जाता था। तो उसे क्या कहा जाता था, बंधुआ मजदूर प्रथा, यानी फ्री में क्या करवाई जाती थी, मजदूरी करवाई जाती थी। किस लिए, क्योंकि वो अपने जो उधार लिया था उस वो नहीं चुका पा रहा था, तो उसे क्या कहा जाता था, बंधुआ मजदूर प्रथा। और इसे एक नाम से भी और जाना जाता था, वो थी सागड़ी प्रथा, यानी सागड़ी प्रथा, बंधुआ मजदूर प्रथा या सागड़ी प्रथा, इन दो नामों से जाने जाते थे। तो अब चलिए अगली जो हमारी प्रथा है राजस्थान की, वो है हलमा। तो ये हलमा क्या होती थी, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। हलमा एक दूसरे की सहायता करना, यानी मान लीजिए किसी के ऊपर कोई संकट है या किसी के घर में कोई विवाह है, समारोह है या अन्य कोई कार्यक्रम है, तो वो अकेला तो पूरे गांव को मतलब खाना खिला नहीं सकता। कोई समारोह, हमारे को शादी होती है तो हम अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, अपने गांव के लोगों को बुलाते हैं खाना खिलाने के लिए, और हम उनको खाना खिलाने के लिए गांव के कुछ लोगों को जो हमारे परिचित होते हैं उनको कार्य करवाने के लिए अपने घर पर बुलाते हैं, तो उसे कहा जाता है हलमा। लगभग यह नाम समाप्त हो गया है, कुछ एक भागों में इस नाम को लिया जाता है और
ये जो नाम लिया जाता है हलमा, इसका अर्थ मैंने बता दिया कि एक दूसरे का कोई विवाह शादी समारोह में सहायता करना, यानी एक दूसरे की सहायता करना, सहयोग करना, इसे क्या कहा जाता था? हलमा कहा जाता था। ये हमारे राजस्थान में एक प्रचलित प्रथा है, इसे कहा जाता है हलमा। ये एक रीति भी है। और चलिए आगे बात करते हैं। आगे जो है 15 नंबर वो हमारी है वार। तो वार क्या है? वार वो नहीं युद्ध वाला वार। वार एक फिल्म भी बनी है, उसके अंदर युद्ध होते हैं, लेकिन ये वो वार नहीं है, ये अलग वार है। यानी हम कहें तो ये जो लोग वार करते हैं उसे रोकने के लिए प्रथा बनाई गई है। तो इसका क्या अर्थ जान लेते हैं। मैं यहाँ पर एक शब्द यूज ले रहा हूँ जिसका नाम है मोरू ढोलू। मोरू ढोलू। तो ये मोरू ढोलू क्या था? ये एक मोरू ढोलू विशेष वाद्य यंत्र था जो एक विशेष कार्य पर बजाया जाता था। वो विशेष कार्य क्या था? वो विशेष कार्य ये था, मान लीजिए गांव के अंदर कोई संकट आ जाता है, विपत्ति आ जाती है, कोई दूसरे गांव के लोग हमला कर देते हैं, तो ये एक संकट सूचक वाद्य यंत्र था। तो इसे जब भी बजाया जाता था, जब गांव के ऊपर कोई संकट आ जाता है, तो इसे गांव के अंदर चौपाल के अंदर ले जाकर बजाया जाता था और गांव के सारे व्यक्तियों को पता चल जाता था कि गांव के अंदर कोई ना कोई संकट जरूर आया है। इसलिए वो अपने सारे हथियार लेकर एक विशेष स्थान पर, जहां उनका स्थान निश्चित होता है, वहां पर पहुंच जाता है। तो ये जो प्रथा कहलाती है वो कहलाती है वार। और मारू ढोल के द्वारा लोगों के एकत्रित किया जाता है, यानी विशेष स्थान पर बुलाया जाता है, जो स्थान उनका निश्चित होता है। तो 16 नंबर प्रथा की बात करते हैं कि वो कौन सी है। तो वो हमारी प्रथा है, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूं। तो वो प्रथा है हमारी कांकण। तो ये कांकण क्या होता है? तो कांकण के बारे में जान लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कांकण जो प्रथा है वो राजस्थान के अंदर प्रचलित एक प्रथा है। तो इस प्रथा का क्या अर्थ होता है कि मान लीजिए, तो सॉरी मैंने यहाँ पर एक गलत शब्द यूज कर लिया है, उससे इसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ कि ये जो मैंने कांकण लिखा है ये कांकण नहीं, ये होता है खेवड़ा। क्या होता है? खेवड़ा। यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, ये गलत शब्द लिख गया है। तो ये क्या होता है? ये होती है खेवड़ा। तो खेवड़ा प्रथा क्या होती है? मैं पेन थोड़ा दूसरा ले लेता हूँ। तो खेवड़ा प्रथा का अर्थ यह होता है कि मान लीजिए कोई विवाहित औरत है, विवाहित औरत है और वो अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। यानी मैं कह रहा हूं आपसे, कोई विवाहित औरत है जो अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है, तो उस भागने वाली जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे खेवड़ा कहा जाता है। यानी जो औरत है अपने पति को छोड़कर दूसरे व्यक्ति के साथ भाग जाती है तो उसे खेवड़ा कहा जाता है। तो अगली 17 नंबर, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो अगली जो प्रथा है वो हमारी है भराड़ी प्रथा। क्या है? भराड़ी प्रथा। तो ये भराड़ी प्रथा क्या है कि मान लीजिए कोई, ये सिर्फ भील समाज के अंदर होती है। भील समाज के अंदर मान लीजिए कोई युवती का विवाह है, किसका? एक लड़की का विवाह है। और उस विवाह के अंदर क्या होता है, जो जिस समाज, यानी जिस समाज के अंदर जिस घर का उस लड़की के साथ विवाह करेगा व्यक्ति, जो जमाई होता है, तो उस जमाई के द्वारा जो उस लड़की का घर होता है या जो अपना घर होता है, वहां पर क्या मनवाया जाता है? एक भिराड़ी, यानी एक चित्र मनवाया जाता है। मैं आपको बना कर दिखाता हूँ। आपकी शादी हुई है तो आपको जरूर पता होगा, अगर नहीं हुई तो आपने देखा भी होगा। कोई शादी वाले घर पर जाकर देख लेना, अगर आपके ये प्रथा लागू है तो आपको ये वहां पर जरूर मिलेगा। चित्र मैं कोर कर बता रहा हूँ, अच्छा तो नहीं कोरेगा क्योंकि मेरी अभी शादी नहीं हुई है, मुझे कोरना नहीं आता है, लेकिन मेरे गांव के अंदर यह प्रथा प्रचलित है। ऐसे दो हाथ के चित्र बनाए जाती है। इस प्रथा को राजस्थान के अंदर जो भील समाज है उसके अंदर भिराड़ी प्रथा कहा जाता है। तो या आपके भी यह प्रथा प्रचलित है या नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताना आप कहाँ के और आपके ये प्रथा है नहीं। तो जमाई के द्वारा ये चित्र का निर्माण करवाया जाता है भील समाज के अंदर, तो उसे कहा जाता है भिराड़ी। और इसका मुंह है पूरे दिशा में शुभ माना जाता है, यानी पूरे दिशा में इसका मुंह है शुभ माना जाता है। तो चलिए अगली जो 18 नंबर हमारी इंपोर्टेंट प्रथा है उसके बारे में जान लेते हैं। वो है झगड़ा या दावा राशि। झगड़ा या दावा
राशि। ये झगड़ा या दावा राशि क्या है, ये मान लीजिए, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा वीडियो बीच में पॉज हो गया था। तो हम बात कर रहे थे झगड़ा या दावा राशि की, कि ये झगड़ा या दावा राशि क्या होती है। तो मैं बता दूं झगड़ा या दावा राशि क्या होती है, कि मान लीजिए किसी की पत्नी को, भील समाज की हम बात कर रहे हैं, किसी की पत्नी को भगा कर ले जाने पर जो पैसे लिए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, झगड़ा राशि। यानी मान लीजिए एक व्यक्ति है और उसकी पत्नी को कोई दूसरा व्यक्ति भगा कर ले जाता है और बाद में उन दोनों का पता चलता है, तो जो पहले वाला पति होता है वो उस व्यक्ति से पैसे वसूल करता है, यानी उसे राशि वसूल करता है जो उनकी पत्नी को भगा कर ले जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, झगड़ा या दावा राशि। और रुपए सीमित होते हैं, जो ग्राम पंचायत के पंच होते हैं वो इन पैसों का निर्धारण करते हैं। तो हमारी बात कर ली है 18, अब बात करते हैं 19 नंबर की। सॉरी, ये 19 नंबर नहीं 18 नंबर है। ये हम बात करते हैं 19 नंबर की। यानी अब आगे देखते हैं कि अगली जो प्रथा है वो कौन सी है, वो प्रथा है छेड़ा फाड़ना। ये छेड़ा फाड़ना क्या होता है, मैं लिख देता हूं। तो छेड़ा फाड़ना का अर्थ होता है तलाक देना, यानी तलाक देना। मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता है, तो वो कैसे देगा, वो एक साड़ी लाएगा, उस साड़ी में एक पल्लू पर क्या बांधेगा, पैसे बांधेगा, और उस पैसों के जो दूसरा वाला भाग है, चौड़ा वाला भाग है, वो उसे फाड़ कर वो अपनी पत्नी को दे देगा, उसे पहने देगा, और बाद में कहेगा आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं है। और इसे कहा जाता है, इसे छेड़ा फाड़ना कहा जाता है। इस प्रथा को क्या कहा जाता है, छेड़ा फाड़ना, यानी तलाक देना। तो 20 नंबर प्रथा की बात करते हैं। जो अगली हमारी इंपोर्टेंट प्रथा है वो कौन सी है, वो है नातरा या आना। तो ये नातरा या आना क्या होती है, ये कौन सी प्रथा राजस्थान के अंदर। तो इसका अर्थ ये होती है, जो आदिवासी लोग होते हैं और उनके अंदर जो विधवा पुनर्विवाह होता है उसे क्या कहा जाता है, नातरा या आना। विधवा पुनर्विवाह है। विधवा पुनर्विवाह को आदिवासियों के समाज में क्या कहा जाता है, नातरा या आना। सॉरी, आना लिखा हुआ है, आना। नातरा या आना, विधवा पुनर्विवाह, यानी आदिवासियों के अंदर विधवा पुनर्विवाह को नातरा या आना कहा जाता है। आगे जो है वो है लोकाई। लोकाई का क्या अर्थ होता है, लोकाई का फ्रेंड्स अर्थ होता है आदिवासियों के अंदर जो मृत्यु भोज होता है, यानी आदिवासियों के अंदर जो मृत्यु भोज होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे लोकाई कहा जाता है। पूछ लिया जाए कि जो आदिवासियों का मृत्यु भोज है उसे क्या कहा जाता है, लोकाई। 22 नंबर की बात करते हैं। 22 नंबर जो हमारी प्रथा है वो कौन से, वो है दापा। तो दापा प्रथा क्या होती है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो फ्रेंड, दापा का अर्थ होता है जो आदिवासियों के अंदर जो वर पक्ष की तरफ से वधु पक्ष को पैसे या जो भी भेंट दी जाती है उसे क्या कहा जाता है, उसे दापा कहा जाता है। यानी किसी लड़के की शादी है और लड़के की तरफ से जो लड़के वालों को कोई भेंट दी जाती है उसे क्या कहा जाता है, आदिवासी के अंदर दापा कहा जाता है। जो दहेज दिया जाता है, जो लड़के वाले लोग होते हैं वो उनके लिए जो टूम या जो सोना चांदी लेकर जाते हैं उसे आदिवासियों के अंदर क्या कहा जाता है, दापा कहा जाता है। आगे बात करते हैं मोताना। तो मोताना क्या होता है, तो फ्रेंड्स मोताना मैं आपको बता दूं ये एक ऐसी प्रथा है, मान लीजिए ये सिर्फ दुर्घटना से संबंधित है। तो ये यहाँ पर नाम गलत लिखित हुए है, मैं आपसे कह रहा हूं कि जो ये मोताना है ये दुर्घटना से रिलेटेड है। यानी कोई व्यक्ति है उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गई है, वो एक्सीडेंट किसकी वजह से हो रहा है ये बात देखी जाती है आदिवासियों के अंदर। जिसकी वजह से वो दुर्घटना होती है उससे पैसे वसूल किए जाते हैं। जिस तरह अगले वाले का नुकसान होता है उतने पैसे वसूल किए जाते हैं। जैसे उसकी दुर्घटना में एक अंगुली कट गई तो अंगुली का उनका निर्धारित पैसा है कि अंगुली कटने से उन जो व्यक्ति से 10,000 रुपए ले गए, हाथ कटने से 50,000, दोनों हाथ कटने से 1 लाख, नाड़ कटने से 50 लाख है, या मृत्यु होने से जितने भी, मैं ये आपको सिर्फ आइडिया बता रहा हूँ। इस प्रकार उनके ये पैसे सीमित किए हुए हैं। उनकी जो दुर्घटना होती है उसके अनुसार जितना क्षति होती है, जितनी नुकसान होती है उसके अनुसार। तो अगली प्रथा है वो है जवेरा। तो ये जवेरा क्या होता है, इसका अर्थ होता है जो आदिवासी लोग होते हैं वो नवरात्र पर एक जुलूस निकालता है, यानी
पर नवरात्र पर जो जुलूस निकाला जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है जवेरा। आदिवासी समाज के अंदर नवरात्र पर एक जुलूस निकाला जाता है और उस जुलूस को कहा जाता है जवेरा। आगे बात करते हैं ब्योरी। तो ये ब्योरी क्या होता है? तो ब्योरी का अर्थ है कि जो आदिवासी लोग हैं वो दिन में भोजन के बाद जो आराम करते हैं, भोजन के बाद जो विश्राम करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ब्योरी। यानी दिन का भोजन कर लिया और उसके बाद जो विश्राम होता है उसे आदिवासी समाज में क्या कहा जाता है? ब्योरी कहा जाता है। यहाँ पर थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। अगर आपको पूरी बातें लिख कर समझाऊंगा तो शायद बहुत लंबा हो जाएगा और फिर आप ज्यादा लंबे वीडियो से बोर होने लगेंगे। तो 26 नंबर आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट प्रथा है वो कौन सी है? तो वो हमारी प्रथा है, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ी बिजली चली गई है इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा वीडियो पॉज कर रहा हूँ, लेकिन वीडियो जो बिजली आने के बाद आपको मैं वीडियो वहीं से शुरुआत कर दूंगा। तो फ्रेंड्स मैंने थोड़ी आपके लिए बिजली की सुविधा की है क्योंकि बिजली चली गई थी, तो बिजली को बहुत देर हुई आने वाली नहीं है और रात पड़ने वाली है, तो इसलिए मैं आपके लिए थोड़ी बिजली की सुविधा करके वीडियो बना रहा हूँ। आपको साफ दिख रहा होगा। वैसे बिजली भी आ गई है, बहुत अच्छा हुआ। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। जो हमारी अगली राजस्थान की प्रथा है वो कौन सी है उसके बारे में देखते हैं। तो मैंने आपको ब्योरी प्रथा के बारे में बता दिया था कि जो ब्योरी प्रथा है वो कौन सी है। तो इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि जो दिन का जो भोजन, आदिवासी है दिन का भोजन करने के बाद जो विश्राम करते हैं, आराम करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ब्योरी। यानी आदिवासी लोग दिन का भोजन करने के बाद जो विश्राम करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे ब्योरी प्रथा कहा जाता है। और अगली जो प्रथा है उसके बारे में देखते हैं हम। अगली जो वो है घदोत्रा। क्या है ये घदोत्रा प्रथा? क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पेन थोड़ा दूसरा यूज कर रहा हूँ। तो घदोत्रा प्रथा ये है कि मान लीजिए एक गांव में कोई लोग रह रही है, मतलब एक गांव में एक जनजाति रह रही है और वो जनजाति गांव के लोगों से परेशान हो गई है। वो उस गांव में वो जो गांव के लोग उन्हें रहने नहीं दे रही हैं, तो वो जाति परेशान होने के बाद क्या करती है कि वो जब गांव से जाती है तो एक गाय की सर का मूर्ति बनाती है। यानी जो जनजाति गांव से जा रही है वो एक गाय के सर की पत्थर की मूर्ति बनाती है और गांव में स्थापित कर देती है। फिर क्या होता है, ऐसा मानना है कि वो बहुत ही अपशगुन होता है, बहुत। तो इसके बाद जो गांव के सारे लोग हैं वो गांव को छोड़कर चले जाते हैं। उस गांव में कोई नहीं रह सकता। इस प्रथा के अनुसार, मैं इस प्रथा की बात कर रहा हूँ, इस प्रथा के अनुसार फिर उस गांव में कोई नहीं रह सकता। तो ये जो प्रथा है घदोत्रा, ये राजस्थान में लगभग अब जो आदिवासी लोग हैं उनके अंदर प्रचलित है और यह इतनी नहीं है। तो हमने 26 प्रथाओं की बात कर लिया, इसे मैं मिटा रहा हूं। आगे की कुछ और इम्पोर्टेंट प्रथाएं उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो आगे मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आता रहूंगा, तो इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर आपको एक घंटी दिखेगी, उस पर आप जब ओके करेंगे तो आपको आल दिखेगा, आल पर ओके करेंगे तो फिर आपको जितने भी मैं अगले वीडियो छोड़ूंगा वो आप सब आपको मिल जाएंगे। तो आगे जो प्रथा है वो कौन सी है? वो है हाथी बेंडा प्रथा। तो ये हाथी बेंडा प्रथा क्या होती है? तो मैं बता दूं, हाथी बेंडा प्रथा का मतलब ये है कि कोई भील समाज है और उसके अंदर जो कोई विवाह होता है लड़के और लड़की का, तो वो जो लड़का और लड़की है वो पीपल या बांस या सागवान, इन जो उनके इंपॉर्टेंट जो अच्छे पेड़ होते हैं, उनके अनुसार पवित्र पेड़ होते हैं, उनको साक्षी मानकर विवाह को स्वीकार करते हैं, तो उसे कहा जाता है हाथी बेंडा प्रथा। यानी पीपल, बांस या सागवान के पेड़ को साक्षी मानकर विवाह स्वीकार करने को क्या कहा जाता है? हाथी बेंडा की प्रथा कहा जाता है, हाथी बेंडा की रस्म कहा जाता है। अब अगली जो इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं हमें। वो हमारी प्रथा है वो सह पलायन प्रथा। तो ये सह पलायन प्रथा क्या है? तो सह पलायन प्रथा क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जो भील समाज है उसके अंदर एक लड़की और लड़की का विवाह होता है,
मान लीजिए एक लड़का और लड़की है, उसका विवाह होता है, उस विवाह को संपन्न करने के लिए उनको एक कार्य करना होता है। वो कार्य क्या है कि उस लड़के और लड़की को लगभग 4 से 5 दिन तक गांव से बाहर रहना है, यानी गांव के अंदर नहीं। ऐसे नहीं कि वो अपने रिश्तेदारों के घर पर चले जाए, उनको किसी को बताना नहीं है कि वो कहां पर गए हैं, उनको गांव से छिपकर रहना है और गांव का व्यक्ति उनको 5 दिन तक कोई भी व्यक्ति नहीं दिखना चाहिए, और फिर वो 5 दिन बाद वापस गांव में आएंगे तो इस विवाह को संपन्न माना जाएगा। तो इस प्रथा को कहा जाता है सहपलायन प्रथा। तो अगली जो प्रथा है वो कौन सी है, 29 नंबर प्रथा, वो है अट्टा सट्टा प्रथा। अट्टा सट्टा प्रथा, ये प्रथा अब बहुत अत्यधिक प्रचलन में आ गई है, अट्टा सट्टा वाली प्रथा। तो इसका अर्थ क्या होता है, मान लीजिए विवाह हो रहा है, विवाह में एक लड़की और लड़के का विवाह है, मान लीजिए कि एक लड़का है, उसके लिए सामने जो लड़की वाली लड़की दे रही है, तो वो वापस सामने क्या लेंगे, एक लड़की लेंगे, यानी लड़की के बदले लड़की। हम कहें तो अट्टा सट्टा, यानी बदले लड़की के बदले लड़की ले रही हैं, तो अट्टा सट्टा हो गया, यानी आप मुझे लड़की, आप हमें लड़की दो, हम आपको लड़की देंगे। तो ये प्रथा लगभग राजस्थान में बहुत अत्यधिक प्रचलन में आ गई है। तो लड़की के बदले लड़की, तो ये प्रथा कौन सी हो गई, ये हो गई अट्टे सट्टे वाली प्रथा। तो अगली जो लास्ट प्रथा है वो तो लगभग इतनी प्रथा है, मान लीजिए लास्ट प्रथा नहीं है, मैंने आपको ये 29 प्रथाएं बताई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रथा है। तो एक प्रथा मैंने आपको जो बताई थी वो भी इंपॉर्टेंट प्रथा है, वो कौन सी थी, 30 नंबर वापिस से बता देता हूँ, खेवड़ा प्रथा। तो खेवड़ा, नाम गलत लिखी गया है थोड़ा, तो खेवड़ा प्रथा मैंने बताया था कि जो औरत होती है वो अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है, तो उसे कहा जाता है खेवड़ा प्रथा। तो ये जो इंपॉर्टेंट प्रथा है वो मैंने आपको राजस्थान की बता दी है, राजस्थान की जितने भी लगभग प्रथाएं है वो मैंने आज आपको बताई है। और आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के आपको यहाँ पर एक नीचे बटन दिखेगा लाल कलर में लिखा, उसके अंदर आपको SUBSCRI सब्सक्राइब लिखा मिलेगा, और जब आप इसे दबा देंगे तो आपको यहाँ पर एक घंटी दिखेगी, और उस घंटी पर जब आप ओके कर देंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आएंगे, उसमें से आपको जो ऊपर वाला है ऑल, उसके ऊपर ओके करना है अगर वीडियो अच्छा लगे तो, वरना आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। तो आगे भी मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आऊंगा जिसके अंदर राजस्थान के अन्य टॉपिकों के बारे में हमने बात करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की है, तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब शेयर तो कर ही सकते हैं। तो चलिए जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।